आज है 8 अगस्त शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का ऑडियो, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के ऑडियो न्यूज़लेटर में हम आपको देश और दुनिया की उन अहम खबरों से रूबरू कराएंगे जो सुर्खियां भी बनी और जिन पर गहरी बहस भी छिड़ी। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राजनीति में आए भूचाल की, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है और सबूत के तौर पर चुनाव आयोग के ही आंकड़े पेश किए हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अखाड़े में, जहां अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सधी हुई लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही हम नजर डालेंगे संसद में जारी गतिरोध, असम में विस्थापन की मानवीय त्रासदी और जम्मू कश्मीर में किताबों पर लगे प्रतिबंध जैसी महत्वपूर्ण खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार विस्तार से। केचुआ कटघरे में चुनाव आयोग के डेटा से ही राहुल ने साबित किया लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग (ईसीआई) की मिलीभगत से मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर धांधली और वोटों की चोरी की जा रही है। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर की जा रही है और वोट चुराने के सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। लगभग सवा घंटे की अपनी प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। उन्होंने मतदाता सूची दिखाते हुए आरोप लगाया कि यहां के 6.5 लाख वोटों में से करीब 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस की रिसर्च टीम ने इस इलाके में लगभग 1 लाख गलत पते और एक ही पते पर बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता होने का दावा किया। गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन धांधली के कारण वे केवल 9 सीटें ही जीत पाए। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीनों में 40 लाख रहस्यमयी मतदाता जोड़े जाने पर चिंता जताई और शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट में अचानक हुई बढ़ोतरी पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। हरियाणा में पार्टी की हार के लिए भी उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ही जिम्मेदार ठहराया। इन आरोपों के जवाब में कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आयोगों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनके दावों के समर्थन में शपथ पत्र की मांग की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर वे अपने दावों को साबित नहीं कर पाते, तो उनके खिलाफ झूठी जानकारी देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने की मांग को ये कहते हुए ठुकरा दिया, मैंने इसे सार्वजनिक रूप से कहा है, इसे शपथ समझिए। उन्होंने कहा कि आयोग को सच पता है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उनकी टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बताते हुए कहा कि वे लगातार चुनावी हार से हताशा में चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। इस बीच फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के उस दावे को गलत ठहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मतदाता का नाम सिर्फ एक जगह है। जुबैर ने पुष्टि की कि उस मतदाता का नाम लखनऊ के साथ साथ बेंगलुरु और महाराष्ट्र की सूची में भी मौजूद है, जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया था। धराली त्रासदी में 100 से अधिक मौतें। उत्तराखंड के धराली कस्बे में हुई त्रासदी में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के वक्त धराली में लगभग 1400 लोग मौजूद थे और 25 होमस्टे पूरी तरह तबाह हो गए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 8 विभागों की 1332 सदस्यों वाली टीम 24 घंटे बचाव कार्य में जुटी हुई है। गुरुवार को 260 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया, जबकि लगभग 400 लोग अभी भी गंगोत्री में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। ट्रंप का टैरिफ और मोदी का जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर कुल शुल्क 50% करने के ऐलान के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। ट्रंप का ये कदम भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने के खिलाफ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद उनके पिछले रिकॉर्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसान आंदोलन के समय सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी,
जिसके विरोध में 600 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई थी। बाद में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगते हुए कानून वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इस बीच चीन ने भारत का समर्थन करते हुए ट्रंप को धमकाने वाला बुली कहा है और भारत से अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने का आग्रह किया है। विश्लेषण। व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित मोदी की विदेश नीति विफल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि मोदी सरकार की व्यक्तिगत नेताओं के साथ संबंधों पर आधारित विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। उनका मानना है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए भारत को अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाय अपनी घरेलू ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। घोष का तर्क है कि भारत को निर्यात आधारित विकास के जुनून को छोड़कर अपने विशाल घरेलू बाजार को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर देश के निचले तबके के 70-80% लोगों की आय बढ़ाई जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी। उन्होंने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में किसी भी व्यापार समझौते को लेकर चेतावनी दी है, क्योंकि इससे कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है, जहां लाखों लोगों की आजीविका निर्भर करती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास इन टैरिफ से बचने के लिए 20 दिन का समय है। अगर ये टैरिफ लागू होते हैं, तो अमेरिका को होने वाले भारत के 86.5 अरब डॉलर के निर्यात का बड़ा हिस्सा इनवायबल हो जाएगा, जिससे कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इससे भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% की कटौती हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारत को अपने रणनीतिक संबंधों पर पुनर्विचार करने का एक मौका देती है, जिसमें वो रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर सकता है। संसद में एसआईआर पर गतिरोध जारी। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अदालत का हवाला देकर चर्चा से बच रही है। मानसून सत्र के 14वें दिन भी हंगामा जारी रहा और कई जरूरी विधायी कार्य शोरगुल के बीच ही निपटाए गए। गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मास्को में पुष्टि की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। पुतिन की यात्रा को भारत और रूस के बीच मजबूत होते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुर्खियां। एक नज़र में मोदी द्वारा शाह की प्रशंसा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमित शाह की प्रशंसा ने राजनीतिक गलियारों में उत्तराधिकार की अटकलों को हवा दे दी है। शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मोदी 75 साल के होने पर रिटायर नहीं होंगे, जो कि बीजेपी में एक अलिखित आयु सीमा मानी जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध। ओडिशा के अंगुल जिले में एक आदिवासी महिला और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर सरकार ने एजी नूरानी, अरुंधति रॉय और सुमंत्र बोस जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों की 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का आरोप है कि ये किताबें अलगाववाद फैलाने और हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। यह आदेश अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की 6ठी वर्षगांठ पर जारी किया गया। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पर विवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आधारित एक फिल्म को बिना देखे सर्टिफिकेशन खारिज करने पर फटकार लगाई है। अदालत ने इसे अस्वीकार्य बताया और बोर्ड को 11 अगस्त तक फिल्म पर अपनी आपत्तियां बताने का निर्देश दिया। जन और तंत्र। असम में उफनती नदी, पक्षपाती भूमि नीति और मियां मुसलमानों की बेदखली। स्क्रोल की एक रिपोर्ट असम में चल रही बेदखली की कार्रवाइयों के पीछे की एक जटिल और दर्दनाक कहानी बयां करती है। ये सिर्फ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक उफनती ब्रह्मपुत्र नदी, दशकों की राजनीतिक उदासीनता और एक ऐसी भूमि नीति है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर बंगाली मूल के मियां मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। 2016 में बीजेपी सरकार आने के बाद से 15,000 से अधिक मुस्लिम बहुल परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इन कार्रवाइयों को लैंड जिहाद के खिलाफ एक उपाय के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि यह संकट अवैध आप्रवासन का नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संकट और राजनीतिक भेदभाव का नतीजा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी हर साल औसतन 8,000 हेक्टेयर जमीन निगल जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार भूमि कटाव को प्राकृतिक आपदा नहीं मानती,
इसलिए प्रभावितों के लिए कोई पुनर्वास नीति नहीं है। ऐसे में बेघर हुए लोग सरकारी जमीन पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं सरकार की मिशन वसुंधरा जैसी भूमि आवंटन योजनाओं में भी भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, जहां बंगाली मूल के मुसलमानों को ये कहकर आवेदन करने से रोका जा रहा है कि वे स्वदेशी नहीं हैं। ये स्थिति दिखाती है कि कैसे पारिस्थितिक आपदा के शिकार लोगों को राजनीतिक भेदभाव का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनकी पीढ़ियां भूमिहीन और अधिकारहीन बनी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर बताएं। हरकारा के अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।